नमस्कार। आज हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो एक पहेली की तरह है। हाँ, जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। बिल्कुल। एक टुकड़ा वेनेजुएला में तो दूसरा ग्रीनलैंड के बर्फीले मैदानों में और तीसरा यूक्रेन के आसमान में एक आग के गोले की तरह। और पहली नजर में ये सब अलग अलग घटनाएं लगती हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास एसोसिएटेड प्रेस, द गार्डियन, सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट्स के साथ साथ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक ब्रीफिंग भी है। और जब आप इन सभी टुकड़ों को एक साथ टेबल पर रखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरने लगती है। और वो तस्वीर है वैश्विक शक्ति संतुलन में एक जबरदस्त बदलाव की। मतलब दुनिया एक पुरानी नियम आधारित व्यवस्था से हट रही है। हाँ, और बहुत तेजी से हट रही है। ऐसा लग रहा है कि हम प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रों मतलब स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ रहे हैं। वेनेजुएला में जो हो रहा है, ग्रीनलैंड को लेकर जो कहा जा रहा है और यूक्रेन में जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है, ये सब एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। तो आज हमारा मकसद इन्हीं बिंदुओं को जोड़ना है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई दुनिया आखिर देख कैसी रही है, जहां बड़ी ताकतें अपने अपने इलाके बना रही हैं। चलिए इन सब मामलों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटाकर हिरासत में ले लिया है। जी, लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है। अच्छा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसके बाद के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। 3 चरण हैं। पहले स्थिरीकरण, फिर रिकवरी और आखिर में सत्ता का हस्तांतरण। सुनने में तो ये सब बहुत व्यवस्थित लगता है। व्यवस्थित तो है, लेकिन इसकी असल कहानी वो इसके आर्थिक पहलू में छुपी है। अमेरिका ने सिर्फ मदुरो को नहीं हटाया, उन्होंने वेनेजुएला के तेल पर एक नौसैनिक क्वारंटाइन लगा दिया है। एक मिनट, क्वारंटाइन, ये तो एक बहुत सोचा समझा शब्द लगता है। टैंकर, मतलब लाखों बैरल तेल। तो अमेरिका इस तेल का क्या करने वाला है? यहीं पर उनकी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। योजना है कि जब्त किए गए 30 से 50 मिलियन बैरल तेल को खुले बाजार में बेचा जाएगा। और उससे जो पैसा आएगा, वो पैसा एक नई अंतरिम सरकार को दिया जाएगा, जिसे जाहिर है अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल होगा। खुद रूबियो ने इसे ट्रिमेंडस लेवरेज कहा है। जब रूबियो इसे ट्रिमेंडस लेवरेज या जबरदस्त ताकत कहते हैं, तो उनका असल मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये पैसे से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि अमेरिका उस नई सरकार की हर नीति को उसे कंट्रोल कर सकेगा। सोचिए, अगर आपकी तनख्वाह कोई और तय करे कि कब और कैसे मिलेगी, तो आपका असली बॉस कौन हुआ? यहाँ भी वही बात है। ये आर्थिक नियंत्रण के जरिए राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने की एक बहुत ही साफ रणनीति है। ये पैसे की नहीं, सत्ता की बात है। ये तो ये वेनेजुएला की बात, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि अमेरिका की नजरें अब आर्कटिक पर भी हैं। मतलब ग्रीनलैंड को खरीदने की बात फिर से सामने आ रही है। और इस बार तो अंदाज और भी ज्यादा आक्रामक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे खरीदने की अपनी इच्छा दोहराई है, लेकिन इस बार उनके एक सहयोगी स्टीफन मिलर ने एक कदम और आगे बढ़कर डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर अधिकार को ही चुनौती दे दी है। चुनौती दे दी मतलब? हाँ। उनका बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करके ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ज्यादा विरोध नहीं होगा। क्या नेटो के एक सहयोगी देश के क्षेत्र पर सैन्य कब्जे की बात करना, इसका तो बहुत तीखा रिएक्शन आया होगा। बहुत ज्यादा। इसने एक बड़ा कूटनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया जिसमें साफ कहा गया कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है। और डेनमार्क ने क्या कहा? सबसे कड़ी चेतावनी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने नाटो के किसी सहयोगी के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये नाटो का अंत होगा। ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? वेनेजुएला में आर्थिक नियंत्रण और ग्रीनलैंड पर सीधा दावा, इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है? हमारे पास जो रणनीतिक ब्रीफिंग है वो इसे एक नया नाम देती है, डॉन रो सिद्धांत। डॉन रो सिद्धांत? हाँ, और ये नाम सिर्फ एक मजाकिया जुमला नहीं है। ये 19वीं सदी के मॉनरो सिद्धांत की सीधी याद दिलाता है, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि यूरोपीय ताकतें अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रहें। अच्छा। अब 21वीं सदी में ये नया सिद्धांत कह रहा है
कि न सिर्फ दूर रहो बल्कि यहाँ के संसाधन भी सिर्फ हमारे हैं। मतलब ये सिर्फ प्रभाव क्षेत्र बनाने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है। बिल्कुल। वेनेजुएला का तेल और ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिज, जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, ये खनिज आज की टेक्नोलॉजी, खासकर चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए बेहद जरूरी है। तो डॉनरो सिद्धांत का मकसद साफ है, पश्चिमी गोलार्ध को आर्कटिक तक एक ऐसे अमेरिकी किले में बदलना जहां के संसाधनों पर सिर्फ अमेरिका का हक हो। तो एक तरफ अमेरिका पश्चिम में अपनी ताकत का एक नया किला बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बाकी ताकतें भी वो चुप नहीं बैठी हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास देखने को मिल रहा है। अच्छा, वहां क्या हो रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन, रूस और ब्रिक्स के नए सदस्य ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इसका नाम भी बहुत प्रतीकात्मक है, विल फॉर पीस 2026। केप टाउन, ये तो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक पर है। तो इस अभ्यास का असल मकसद क्या है? ये एक बहुत साफ और जोरदार संकेत है। ब्रिक्स ब्लॉक, जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है, ये दिखा रहा है कि वे अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था से अलग अपने खुद के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। और इसमें ईरान की भागीदारी? वो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। ये अमेरिका की डॉनरो रणनीति का सीधा जवाब है। एक तरह से ये कह रहा है कि अगर आप अपने गोलार्ध को बंद करेंगे तो हम बाकी दुनिया में अपने रास्ते खुद बना लेंगे। और ये जवाब सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक नहीं है, ये सैन्य भी है, और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक। यूक्रेन से जो खबर आ रही है वो इसी तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। रूस ने हाल ही में यूक्रेन में अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया है। ओरेशनिक? हाँ, पूरे युद्ध में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है। और ये मिसाइल पश्चिमी यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में गिरी, जो पोलैंड की सीमा और नाटो के सप्लाई हब से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये कोई संयोग नहीं है। हाइपरसोनिक, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, आवाज से 10 गुना तेज यानी मैक 10। लेकिन क्या सिर्फ रफ्तार ही इसे इतना खतरनाक बनाती है? नहीं, बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, और यही इसे समझना जरूरी बनाता है। ज्यादातर डिफेंस सिस्टम एक प्रिडिक्टेबल रास्ते पर आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए बने हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली का रास्ता? बिल्कुल, आप उसके रास्ते का अंदाजा लगाकर उसे रोक सकते हैं। लेकिन ओरेशनिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ते हुए अपना रास्ता बदल सकती हैं, यानी वो मनूवरेबल होती हैं। अच्छा, सोचिए अगर टारगेट हवा में फुटबॉल की तरह अपनी दिशा बदल ले तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नाटो के पास फिलहाल इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक सीधी चेतावनी है। लेकिन ये चेतावनी किसे दी जा रही है? ये चेतावनी कोएलिशन ऑफ द विलिंग कहे जाने वाले कुछ यूरोपीय देशों को दी जा रही है। खबरें हैं कि ये देश युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना भेजने पर चर्चा कर रहे हैं। और रूस का हमला कह रहा है कि ऐसा मत करना। हाँ, रूस कह रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची तो हम ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिसे आप रोक नहीं सकते। क्रेमलिन ने तो साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद किसी भी यूरोपीय सैनिक को वैध सैन्य निशाना माना जाएगा। ये तो शक्ति संतुलन को बिगाड़ने वाला एक बहुत ही खतरनाक कदम है। बहुत खतरनाक। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे देश एक म्यूजिकल चेयर्स का खेल खेल रहे हैं, लेकिन इस बार कुर्सियां कम हो रही हैं और कोई भी खड़ा नहीं रहना चाहता। हर कोई अपनी कुर्सी पर कब्जा जमाने की कोशिश में। और ये सारा दबाव सिर्फ बाहरी नहीं है। मतलब? इन रिपोर्ट्स में एक और दिलचस्प बात सामने आई है कि अमेरिका का एक बड़ा विरोधी ईरान अंदर से ही एक बड़े दबाव से जूझ रहा है। ईरान में? हाँ, वहां से प्रदूषण की खबरें आ रही हैं। और ये इस पूरी कहानी में एक नया और अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। ईरान में एक बहुत बड़ा आंतरिक संकट खड़ा हो गया है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। हम 27 प्रांतों में 156 से ज्यादा प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं है। सरकार इसे कैसे संभाल रही है? सरकार इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रही है और उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही है। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC की ग्राउंड फोर्स को सड़कों पर उतार दिया है। IRGC को? ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत असामान्य और क्रूर कदम माना जाता है, क्योंकि IRGC को आंतरिक विद्रोह को कुचलने के लिए ही जाना जाता है। इसके साथ ही पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जो अक्सर एक बड़े खूनी दमन का संकेत होता है। क्या सरकार का नियंत्रण बना हुआ है या वहां भी दरारें दिख रही हैं?
यहीं पर स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सुरक्षा बलों के कुछ हिस्सों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश मानने से इनकार कर दिया है। कुछ जगहों पर IRGC के सदस्यों की मौत की भी खबर है। अच्छा। और ये प्रदर्शन संवेदनशील कुर्द इलाकों में भी फैल गए हैं, जिससे ईरान में अलगाववाद का पुराना डर फिर से सिर उठा रहा है। मतलब ईरान की सरकार के लिए ये स्थिति एक प्रेशर कुकर जैसी बन गई है। वो IRGC को भेजकर ढक्कन पर और वजन रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर का दबाव बढ़ता ही जा रहा है और कोई नहीं जानता कि ये कब फट जाए। इस अंदरूनी उथल-पुथल का असर बाहर की दुनिया पर कैसे पड़ रहा है? इसका असर कई जगहों पर दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार ने अपने ही लोगों को मारना शुरू किया तो अमेरिका दखल देगा। और दूसरी तरफ इसका एक हैरान करने वाला कनेक्शन वेनेजुएला से भी जुड़ता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा वेनेजुएला के जरिए होने वाले अवैध तेल व्यापार से मिलता था। तो अब वेनेजुएला पर अमेरिकी क्वारंटीन से? हाँ, उससे हिजबुल्लाह की फंडिंग पर भी सीधा असर पड़ रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसी उथल-पुथल के बीच एक और खबर आती है जो इस क्षेत्र का पूरा समीकरण ही बदल सकती है, इजराइल और सोमालीलैंड को लेकर। हाँ, ये एक और चौंकाने वाली घटना है। इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। सोमालीलैंड जो दशकों से सोमालिया से अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसने दशकों से चली आ रही कूटनीतिक समझ को तोड़ दिया है। इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या रणनीति है? रणनीति बहुत साफ है। सोमालीलैंड लाल सागर के मुहाने पर बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के पास स्थित है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स में से एक है। तो लोकेशन की वजह से? हाँ, इस मान्यता के बदले में इजराइल को वहां एक सैन्य अड्डा बनाने की जगह मिलेगी। इससे वो यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खतरों का मुकाबला कर पाएगा और इस इलाके में ईरानी हथियारों की तस्करी पर भी नजर रख सकेगा। तो यहाँ भी हम वही पैटर्न देख रहे हैं। ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए लाल सागर में एक नया रणनीतिक मोर्चा खोला जा रहा है। बिल्कुल। जाहिर है इस कदम से अफ्रीकी और अरब देशों में काफी नाराजगी होगी। बहुत ज्यादा। अफ्रीकी संघ ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। तुर्की और अरब लीग जैसे देश इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये घटना दिखाती है कि पुरानी व्यवस्थाएं कैसे टूट रही हैं और देश अपने हितों के लिए कैसे नए और साहसिक कदम उठा रहे हैं, भले ही उससे पूरा क्षेत्र अस्थिर क्यों ना हो जाए। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो एक हफ्ते के अंदर ही दुनिया का नक्शा बहुत तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका डॉन रो सिद्धांत के तहत अमेरिकी महाद्वीपों में एक मजबूत और संसाधन संपन्न प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। दूसरी तरफ रूस यूरोप की दहलीज पर अपनी हाइपरसोनिक ताकत का प्रदर्शन करके नई लाल रेखाएं खींच रहा है और ब्रिक्स गुट दिखा रहा है कि उनके पास भी वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति दिखाने के विकल्प मौजूद हैं। और इन सब के बीच मध्य पूर्व और अफ्रीका में पुरानी सीमाएं और समझौते टूट रहे हैं। ईरान जैसे देशों में आंतरिक संकट और इजराइल जैसे देशों के नए साहसिक कदम इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। इन सब को देखकर भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब दुनिया एक नियम आधारित व्यवस्था से हटकर इन प्रतिस्पर्धी शक्ति गुटों और मजबूत प्रभाव क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है, तो उन छोटे देशों का क्या होगा जो इन बड़ी ताकतों के बीच में फंसे हुए हैं? क्या उन्हें किसी एक का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, या फिर वे इन नई महाशक्तियों के प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा बनकर रह जाएंगे? इन घटनाओं पर नजर रखते हुए ये सोचने वाली बात है।